हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मिट जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पेडिग्री एनालिसिस। जो पेडिग्री एनालिसिस में एक्चुअली होता क्या है, हम लोग क्या जानते हैं, इसका पर्पस क्या था। इसका पर्पस था एक तरह से फैमिली ट्री को जानना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जानना, और दूसरे जो जनरेशन है उसमें कैसे डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, उनको उनको जानना, कैसे इनहेरिट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को जानना। फैमिली कई कई जनरेशन तक जाके उस डिसऑर्डर को समझना, जानना किस तरह का था, किस में था, कैसे गया था, मतलब एक्स लिंक था, वाई लिंक था, डोमिनेंट था, रिसेसिव था, इनको जानना। तो ये सारी चीज़ों को हम बच्चों इस डिग्री एनालिसिस में समझते हैं। इसको एक तरह की फैमिली ट्री भी कहते हैं, इसीलिए इसको कुछ इस तरह से इमेज में दिखाया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं कि हम लोग पेडिग्री एनालिसिस में पहले कुछ सिंबल्स होते हैं, पहले उस सिंबल्स को समझते हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। जैसे ये एक फैमिली ट्री है, जैसे ये स्क्वायर का जो सिंबल है वो मेल के लिए आता है, और जो ब्लू सिंबल है वो फीमेल के लिए आता है, और जो ये दोनों के बीच में सलाइन दिया जा रहा है, ये मेटिंग को दिखा रहा है या फिर शादी को दिखा रहा है। और फिर ये फर्स्ट जनरेशन था, ये दूसरी जनरेशन है। दूसरी जनरेशन में बात करें तो इनके कितने बच्चे हैं, एक लड़का है, दूसरा लड़का है, तीसरी लड़की है, ये चौथी लड़की है, ये पांचवी लड़की है। अब पहले लड़की की शादी किसी दूसरी लड़की से हुई, तो नेक्स्ट जनरेशन आया इसका, एक लड़का एक लड़की। फिर इस लड़के की किसी लड़की की शादी हुई तो इसके दो लड़कियां एक लड़के हुए। और यहाँ पे ये जो लड़की है इसके शादी हुई, इसके 4 लड़के हुए, जिसमें कि 2 लड़के 2 लड़कियाँ। तो ये फैमिली ट्री है जो कई जनरेशन को दिखाता है। अगर ये फिर इसकी किसी शादी होती है उसका अलग जनरेशन, इसकी शादी होती है किसी अलग जनरेशन, तो ऐसे चलती है हमारी फैमिली ट्री। तो यही पेडिग्री एनालिसिस में देखना होता है। अब ये डिफरेंट कलर दिखा रहा है कि कौन सा डिसीज़ है, मतलब किस तरह डिजीज़ है या नहीं है, नॉर्मल है, इन सब को आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये बोल रहा था कि ह्यूमन में कंट्रोल क्रॉस पॉसिबल नहीं होता, कि इसीलिए हम क्या करते हैं, फैमिली हिस्ट्री को समझते हैं, इसके इनहेरिटेंस को समझते हैं, जिससे कि हम उसके डिसीज़ और डिसऑर्डर को समझ सकें। ठीक है, ये एनालिसिस हमारे जेनेटिक ट्रेड्स के लेवल पे होता है, कई जनरेशन तक होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ट शोइंग फैमिली हिस्ट्री कॉल्ड फैमिली ट्री। चार्ट को रिप्रेजेंट करना फैमिली हिस्ट्री के थ्रू, इसको कहते हैं पेडिग्री। ठीक है, पेडिग्री क्या होता है, स्टडी करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ट्रेस करते हैं इनहेरिटेंस को, स्पेसिफिक ट्रेट को, एबनॉर्मलिटीज़ को, डिजीज़ को, यही मतलब इसी को एनालाइज करने का ये तरीका होता है। ठीक है बच्चों, ये है फैमिली ट्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंबल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस मेल का सिंबल स्क्वायर होता है, फीमेल का होता है क्या, स्फेयर, और सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो स्क्वायर ऐसे ही है, लेकिन बस इसका एंगल बदल गया है। अफेक्टेड इंडिविजुअल है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, फिर ये देखिए अफेक्टेड इंडिविजुअल, ये कलर से आ गया, इसका मतलब अफेक्टेड हो गया। और यहाँ पे मीटिंग हो रही है, मतलब शादी हो रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, ये जो सिंबल देखिए, ये आपके नीट में आ गया है, इसको बोलते हैं कॉन्सजिनस मेटिंग, या फिर इसको बोलते हैं मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, या क्लोज रिलेशन में शादी का होना, इसको बोलते हैं कॉन्सजिनस मेटिंग। तो ये सिंबल याद रखेंगे, और ये जो लिखे हुए कॉन्सजिनस मेटिंग भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये पेरेंट, ऊपर वाले पेरेंट है और नीचे चिल्ड्रन है। ठीक है, अब ये पेरेंट है, इनके बच्चे अफेक्टेड हैं, ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया, इसका मतलब होता है 5 चिल्ड्रन है और पांचों कैसे हैं, अनअफेक्टेड है, कोई डिजीज नहीं है। तो ये सिंबल है बच्चों, इसी भी सिंबल पे पेडिग्री एनालिसिस करते हैं, ध्यान रखेंगे सिंबल को। अगर बात करें तो ये पेडिग्री एनालिसिस में हमको क्या समझने को मिलता है, कि ये जो ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है या रिसेसिव ट्रेट है। तो ये आपके एनसीईआरटी की पेडिग्री है, इसमें ये पेडिग्री है ऑटोसोमल डोमिनेंट का, जिसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल दिया हुआ है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब डोमिनेंट को समझते हैं कि मदर में है, मदर में कोई ऐसा जीन है जो कि डोमिनेंट है और जिसके कारण वो डिजीज़ हो रहा है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हो रही है। तो वो जीन सन में भी आया, डॉटर में भी आया।
मतलब मदर में है, सन में भी है, डॉटर में भी है, तो ये डोमिनेंट का कैरेक्टर आमतौर पे होता है, क्योंकि सन में भी एक्स क्रोमोसोम जाएगा, डॉटर में भी एक्स क्रोमोसोम आएगा। एक भी एक्स क्रोमोसोम आएगा तो वो डिजीज कॉज करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट डिजीज है। मतलब हम अगर एक्स लिंक डोमिनेंट को अगर लेके चलने समझने के लिए, तो एक्स क्रोमोसोम मदर से भी आया, फादर से भी आया, मदर में मतलब मदर से सन में भी आया, डॉटर में भी आया। तो सन में एक्स क्रोमोसोम आया तो वो डिजीज वाला है, तो डिजीज कॉज करेगा। एक भी आया तो करेगा, क्योंकि ये डोमिनेंट की बात कर रहे हैं। फिर डॉटर में भी अगर एक भी एक्स क्रोमोसोम आ गया तो वो डिजीज कॉज करेगा, क्योंकि डोमिनेंट है। तो इसलिए अगर मदर में है, सन और डॉटर दोनों में हो गया है, तो ये डोमिनेंट के सिंबल, मतलब डोमिनेंट के को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे देखिए, न मदर में है न फादर में है, लेकिन सन में भी है, डॉटर में भी है, तो मतलब ये रिसेसिव का केस हो गया। मतलब डिजीज तो है दोनों में, मतलब लेकिन कैरियर फॉर्म में है, इनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर वो रेसेसिव जीन इधर से भी आ जाए और रेसेसिव जीन इधर से भी आ जाए, दोनों मिलके क्या कर दिए, इसको डिजीज कर दिए। जैसे मान लेते हैं यह AXY वाला केस यहाँ है मेल के लिए, XX वाला केस फीमेल के लिए। तो इस फीमेल का एक्स क्रोमोसोम क्या है, उसमें वो सिकल सेल एनीमिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज होता है। मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है, मेल में जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है, और फीमेल में भी एक्स क्रोमोसोम पे डिजीज है। तो सन होगा तो सन में मेल से तो वाई क्रोमोसोम आया, लेकिन फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आया, तो ये एक्स क्रोमोसोम इधर से आने से डिजीज कॉज कर दिया, एक्सप्रेस हो गया। फीमेल बोले तो मेल का एक्स क्रोमोसोम आया, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम आया, और दोनों डिजीज वाले आ गए, तो फीमेल में डिजीज हो गया। तो रिसेसिव डिजीज का केस हम बोल रहे हैं कि फादर पेरेंट्स अनअफेक्टेड हो, लेकिन अगर बच्चों में डिजीज दिखाई दे रहा है तो इसको बोलेंगे एक्स लिंक रिसेसिव या ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, रिसेसिव डोमिनेंट पहचानने का बेसिक तरीका यही है, और डिटेल में हम लोग क्लास में समझेंगे इसको। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, ये क्वीन विक्टोरिया है, उनका ये फैमिली ट्री है, जिसमें उनके फैमिली में कैसे रॉयल डिजीज कैसे हुआ था, इसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए, ये प्रिंस एल्बर्ट है, ये क्वीन विक्टोरिया है। क्वीन विक्टोरिया ये इस तरह दिखाने का मतलब है कि ये कैरियर फीमेल है और प्रिंस एल्बर्ट नॉर्मल है। अब ये कैरियर है, मतलब इनके पास रेसेसिव जीन है। अब यहाँ पे अब रेसेसिव जीन से उनके एक बेटी है जो एलिस है, उसमें वो एक्स जीन आया, लेकिन ये डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है, तो ये भी कैरियर बन गई। लेकिन यही एक्स क्रोमोसोम उनका जो एक बच्चा है लियोपोल्ड है, उसमें आया, तो ये डिजीज एक्सप्रेस हो गया, क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो होता है एक्स क्रोमोसोम को सप्रेस नहीं कर पाता है, इसलिए एक्स क्रोमोसोम का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया। अब इनकी एक बच्ची और हुई जो कि कैरियर हो गई। अब ये कैरियर है, आगे लेके गई नेक्स्ट जनरेशन में, लड़के में हो गया है, लड़की अभी भी कैरियर है यहाँ पे एक, और सब नॉर्मल है, ये भी कैरियर है। अब इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, इनमें इनका लड़का डिजीज हो गया, तो यहाँ पे, और इनके भी नेक्स्ट जनरेशन में लड़का डिजीज हो गया, और यहाँ लड़का डिजीज है, लड़की यहाँ कैरियर हो गई। लड़की के नेक्स्ट जनरेशन में देखिए, यहाँ पे ये डिजीज हो गया, तो वैसे ये कैरियर, इनके दो लड़के डिजीज और एक कैरियर, तो ऐसे ही नेक्स्ट जनरेशन वाइज ये डिजीज ट्रांसफर हो रहा है। तो ये पूरी फैमिली की पेडिग्री को समझने के लिए किसमें कौन सा डिजीज था और कैसे ये डिजीज क्या हो गया, एक्सप्रेस हो रहा है, कहाँ से किस जनरेशन में गया, ये सबको समझने के लिए क्या होता है, हम लोग पेडिग्री एनालिसिस को समझते हैं। बच्चों, पेडिग्री एनालिसिस से बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, हम लोग क्लास में कराते हैं। क्लास में आप इसको आइए, समझिए, और डिटेल में हम लोग इस पर बात करते हैं, बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल भी लगाते हैं। तो आइए हमसे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कीजिए। तो बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम लोगों ने जेनेटिक डिसऑर्डर पहले पढ़ लिया है, अभी पेडिग्री एनालिसिस को डिस्कस किया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है बच्चों? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग म्यूटेशन में भी बात थोड़ा सा किया था कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जिस क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाए, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, क्रोमोसोम का नंबर घट जाए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, तो उस समय जो डिसऑर्डर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करें तो ये डिसऑर्डर अभी हम लोगों ने बात किया, घट जाए बढ़ जाए। एक एन्यूप्लॉइडी है, पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम घट जाता है और पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है।
तो इस तरह से हमारी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को, तो एन्यूप्लॉइडी क्या होता है, यहाँ गेन होता है और लॉस ऑफ क्रोमोसोम क्यों होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन समय में सेग्रीगेशन बंद खत्म हो जाए उस समय हमारा होता है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे ये देखिएगा, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम थे, अब क्रोमोसोम प्लेन में अलाइन हो गए मेटाफेज में, फिर ये क्या हुआ, क्रोमोसोम सेपरेट होके जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ तो 2 सेल बने हैं और क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। देखिए डीएनए कंटेंट हाफ हो गया है। अब देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम 2 इस भी हैं, 2 अभी भी हैं, लेकिन डीएनए कंटेंट हाफ हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अब ये डिवाइड करके जब 4 नए सेल बना रहे हैं, सारे सेल में 2 क्रोमोसोम हो गए, प्लॉइडी हाफ हो गई है, 2n था ये n हो गया। अब क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो गए हैं और डीएनए कंटेंट भी हाफ हो चुका है, और ये सेल 1 से क्या बन चुके हैं, 4 हो चुके हैं, 2n से अब ये सारे सेल n हो चुके हैं। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। जब यही चीज़ यहाँ पे हो रही है तो मियोसिस सेकेंड के एनाफेज में ये सेपरेशन होता है, ये जो थे सेंट्रोमीर डिवाइड हुआ, क्रोमेटिड सेपरेट हुए, तब यहाँ मान लेते हैं एक सेल में 4 क्रोमेटिड हो गए, तो 2 जब कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 करके सब ये डिवाइड हो गए। लेकिन जब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो गए, यहाँ जब आता है कंडीशन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 2 से और 2 एक ऑरेंज वाला यहाँ, एक ब्लू वाला यहाँ, एक ऑरेंज यहाँ, एक ब्लू यहाँ, तो यहाँ ब्लू तो है ही, ऑरेंज का एक क्रोमेटिड इधर आ गया, तो सेग्रीगेशन नहीं हो पाया है प्रॉपर। जब प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हुआ तो एक क्रोमोसोम में देखिए क्रोमोसोम का नंबर 3 है, एक में 1 है और सब में 2 है, तो 2 तो सेल ठीक है क्रोमोसोम नंबर के हिसाब से, लेकिन 2 सेल में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर घट गया है, बढ़ गया है। यही क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। n+1 दिखाते हैं, इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, n 2n+1 बोलते हैं, और ये क्या हो गया, मोनोसोमी, 2n-1 हो जाता है यहाँ n। तो इसी को बात को यहाँ थोड़ा सा और समझते हैं। ये डिप्लॉयड है, नॉर्मल प्लॉइडी है। एन्यूप्लॉइडी में क्या हुआ, 2n-2 हो गया, 2 क्रोमोसोम ही गायब हो गए, नलीसोमी। अब 2 में से 1 गायब हो गया, मोनोसोमी। अब एक यहाँ से और एक यहाँ से गायब हुआ, देखिए डबल मोनोसोमी। यहाँ पे देखिए ये सब तो ठीक है, यहाँ लास्ट वाले में देखिए 3 क्रोमोसोम आ गए, ट्राइसोमी। टेट्रासोमी लास्ट वाले में 4 क्रोमो, यहाँ जो 2 था अब यहाँ पे कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। फिर डबल टेट्रासोमी, यहाँ 2 के जगह 4, यहाँ 2 तो बड़ा है, साथ साथ 2 इसके जगह भी बढ़ गया है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, डबल टेट्रासोमी। तो बच्चों इसको ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, यहाँ बच्चे बहुत गलती भी करते हैं। तो मोनोसोमी ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, 1 क्रोमोसोम कम हो गया। ट्राइसोमी जब 1 क्रोमोसोम बढ़ गया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्रोमोसोम के बेसिस पे समझ सकते हैं। रीजन पूछा जाता है क्यों हुआ, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में स्पेसिफिकली बात किया जाए तो बोलेंगे मियोसिस सेकंड के एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड में सेग्रीगेट प्रॉपर नहीं हो पाया, कुछ इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी को यहाँ भी उसी तरह दिखाया गया है, यहाँ सेग्रीगेशन हो रहा था तो यहाँ क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है और यहाँ घट गया है। देखिए यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 का पे इस तरह होना चाहिए, यहाँ कम हो गया है, यहाँ इस तरह होना चाहिए, यहाँ 1 बढ़ गया है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लेंगे, एक क्रोमोसोम लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉयड सेट और क्रोमोसोम लॉस्ट फ्रॉम डिप्लॉयड सेट। ध्यान रखेंगे इसको, ये डेफिनेशन लिख लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पे कई बार आए हुए हैं और आते हैं, और ये सिंबल जो दिया हुआ है, सिंबल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं पॉलीप्लॉइडी और यूप्लॉइडी में। यहाँ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है, क्यों इंक्रीज होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता है टीलोफेज के बाद सेल डिवीजन में, तो यहाँ होल सेट बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं क्या, पॉलीप्लॉइडी। जैसे मान लीजिए सेल है, सेल को डिवाइड करना है, इस सेल में 3 क्रोमोसोम है, मियोटिक 2n=6 है, डिप्लॉयड है, मियोटिक एरर हुआ, तो कुछ इस तरह कंडीशन बना, होना ऐसा था लेकिन ये इस सेल में ऐसे ही रह गया। देखिए एक सेल में 3 था, माइटोसिस हुआ, क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया, 6 हो गया, लेकिन डिवाइड होके हाफ ना होके ये कुछ ऐसे कंडीशन में रह गया, या फिर ऐसे बनने के बाद सेल्फ फर्टिलाइज करके एक क्रोमोसोम में 4n=12 हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, प्लॉइडी। प्लॉइडी का बढ़ जाना, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी।
2n से ज़्यादा 3n 4n 5n 6n कुछ भी होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीप्लॉइडी। ये हैप्लॉइड है, क्रोमोसोम तीन एक सिंगल सिंगल के फॉर्म में, डिप्लॉइड क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में है, यहाँ 3 3 के फॉर्म में है ट्रिप्लॉइड, 4 4 के फॉर्म में है टेट्राप्लॉइड। तो 2n से ज़्यादा जो भी होगा उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलीप्लॉइड। और पॉलीप्लॉइड को बढ़ना उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी। प्लॉइडी का बढ़ जाना पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी कहलाता है। ठीक है, रीजन ध्यान रखेंगे, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग आफ्टर टीलोफेज, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करें बच्चों, अब आते हैं डाउन सिंड्रोम जिसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, 21st क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसको बोलते हैं 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी 2n+1। तो इससे हमारा डाउन सिंड्रोम होता है। ये सबसे पहले लैंगडन डाउन ने इसके बारे में बताया था। तो यहाँ 45 + XX होता है, यहाँ 45 A + XX है, मतलब ये 46 क्रोमोसोम पहले से है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम बढ़ चुका है। ये बताने की कोशिश, टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं। ये लैंगडन डाउन के जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप मतलब क्रोमोसोम को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें 21st क्रोमोसोम पे देखिए आपका 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यही है क्या, ट्राइसोमी। 21st क्रोमोसोम पे एक क्रोमोसोम का नंबर क्या हो गया है, बढ़ गया है। आगे देखिए यहाँ पे फीचर्स क्या होते हैं, शॉर्ट सैचुरेटेड विथ स्मॉल और राउंडेड हेड होता है, ध्यान रखेंगे। ब्रॉड फ्लैट फेस थोड़ा फ्लैट होता है और चौड़ा होता है। अभी आगे दूसरा फिगर से भी समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। फॉरवर्ड टंग में थोड़ा सा लाइनिंग होगी और पार्शियल ओपन माइंड। बच्चे का माउथ जो होता है जनरली थोड़ा ओपन रहता है और जीभ के बीच में फॉरो पाए जाते हैं, उबड़ खाबड़ लाइन्स ऐसे पाई जाती हैं। ये टंग को आप देखिए, ये देखिए फॉरो है, इधर देखिए फॉरो है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रॉड पाम होगा, ठीक है, विथ साइमंस रीज। देखिए एक हाथ ऐसे खुला हुआ है। अब जैसे हाथ में ये डिफरेंट टाइप की लाइन है, नॉर्मल पाम रीज कुछ इस तरह से, और सिमियंस रीज मतलब एक ही लाइन कुछ इस तरह से ऐसे खींचा हुआ है, इसको बोलते हैं साइमंस रीज। ठीक है, आगे बात करें। मैनी लूप होंगे फिंगर में, फिंगर टिप से बहुत सारे लूप होंगे। ठीक है, ये हाथ देखिए, इसमें बहुत सारे आपको लूप दिखाई दे रहे हैं इस तरह से कुछ। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट को देखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। रिटार्डेड फिजिकल साइकोमोटर और मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकली रिटार्डेड होता है, मेंटली भी रिटार्डेड होता है, और इसको जनरली कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ भी होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। इमेज से भी समझने की कोशिश कीजिए और थोड़ा इमेज और देखते हैं इसके। ये देखिए फेस देखिए, थोड़ा फ्लैट है, फ्लैट ऑसिपिटल एरिया भी है। ठीक है, ये आप इस फिगर को देख के थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि इसी तरह से मुंह खुला हुआ रहता है। हाथ ये साइमियन सीज, इसका मतलब क्या हुआ, उंगलियों के बीच में गैप देखिए, पैर की उंगलियों के बीच में ये अंगूठे और ये इस इंडेक्स फिंगर में बहुत ज़्यादा गैप है, इसको भी आप देखिए। ठीक है, इसको भी नोट कीजिएगा और इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्लेफेंटर सिंड्रोम पे। क्लेफेंटर सिंड्रोम क्या होता है कि इसमें भी क्रोमोसोम नंबर बढ़ता है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, जिससे कि ये एबनॉर्मलिटी आती है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक्स्ट्रा, अगर मान लेते हैं कोई मेल है उसमें एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए तो उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आने से मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टर आने लगेंगे। इसी को हम लोग यहाँ पे क्लेफेंटर सिंड्रोम में समझेंगे। जैसे ये नॉर्मल मेल है, ये एबनॉर्मल मतलब मेल है, मतलब विथ क्लेफेंटर सिंड्रोम। उसमें देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रॉपर डेवलप नहीं होता, अच्छे दाढ़ी मूछ नहीं आती, आवाज़ उतनी प्रॉपर भारी नहीं होती है, और क्या होता है कि मेल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, जिसको गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। ये पेशेंट आपके सामने है, बॉडी पे हेयर ज़्यादा नहीं है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, वाई तो है, एक्स क्रोमोसोम यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम कैसा हो जाता है, 2 हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि कैसे हुआ, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आने से। ठीक है, 44 + XX वाई हो जाता है। यहाँ भी 47 क्रोमोसोम है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखिए यहाँ ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ फीमेल कैरेक्टर भी आने लगते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, जिसको गायनोकेमेस्टिया कहते हैं। हम लोग इसकी बात किया था, बॉडी पे हेयर भी कम आते हैं। ठीक है, ये हुआ क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ गया, इसीलिए ऐसे जो मेल होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। ठीक है, और मेंटली कैसे होते हैं? रिटार्डेड भी होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम पे। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों? टर्नर सिंड्रोम में ये नॉर्मल, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है, यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम ही कम हो जाता है। ये जनरली फीमेल में ऐसा ये देखने को मिलता है, और फीमेल में देखने को मिलता है, और एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो गया तो फीमेल में प्रॉपर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो प्रॉपर नहीं आ पाते, प्रॉपर हार्मोन रिलीज नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे फीमेल कुछ ऐसे दिखाई देती हैं। देखिए वेब्ड नेक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा नेक है और मोटा हो गया। ठीक है, फ्लैट चेस्ट हो जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि फीमेल सेक्स हार्मोन प्रॉपर रिलीज नहीं होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रॉपर डेवलप नहीं आते, रिड्यूमेंट्री ओवरी होती है। ऐसी फीमेल भी स्टेराइल होती हैं। ठीक है, ब्राउन नेवी है इस तरह यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए, ये नॉर्मल फीमेल है, ये एबनॉर्मल फीमेल है। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कम है। यहाँ देखिए ये कैरियोटाइप है, इसमें एक एक्स क्रोमोसोम ही यहाँ पे क्या है, देखिए कम है, इसीलिए क्या हो गया? टर्नर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्यों हुआ था? 21st क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया था। क्लिफ्टन सिंड्रोम क्या हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया मेल में, और जबकि यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम किस में होगा? फीमेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम कम हो जाए, मतलब एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो ये 44 प्लस एक्स ओ कंडीशन आता है, टोटल 45 क्रोमोसोम हो जाते हैं। फीचर्स आइए देखते हैं इसके। स्ट्राइल ओवरी रूडिमेंट्री, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अभी हम लोगों ने बात किया था इसका। डॉर्फ होगी फीमेल, और क्या होगा? मेंटली रिटार्डेड होगी। तो ये आपके सामने ओरिजिनल फिगर है आपके टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट की। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ, चेस्ट आपको देखिए फ्लैट है, और ये देखिए इसके वेब्ड नेक है, कुछ इस तरह से नेक दिखाई दे रहा है, मेंटली रिटार्डेड है, हाइट भी बहुत प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाई है। ठीक है, और कुछ इस तरह की ग्राफिकल इमेज को भी देख के समझिए। ब्राउन स्पॉट दिखाई देते हैं बॉडी पे जगह जगह, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट पुअर है। ठीक है, ओरोटा में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, शी डिसेप्थोरिक हो जाता है, लो हेयर लाइन हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक फेशियल स्ट्रक्चर हो जाते हैं, ओवरी रूडिमेंट्री हो जाती है, स्मॉल फिंगर नेल हो जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स किसे हैं? टर्नर सिंड्रोम के। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिफ्टन सिंड्रोम से हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड में नीट में आ ही जाता है, आता ही आता है। तो ये आपको अच्छे से प्रॉपर्ली तैयार रखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बच्चों हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करेंगे, उसको अच्छे समझेंगे। और आप लोग भी रिवाइज करिए, प्रॉपर क्वेश्चन लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है, तो आप रिवाइज करके क्वेश्चन पूछिए और अच्छे से तैयार कीजिए, और अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन करिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।